हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 4 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, कल हमने वीडियो को जो है करंट अफेयर वीडियो को बीच में रोक दिया था। कुछ कारणवश हमको बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए जो है पहले हम कल के करंट अफेयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर आज के करंट अफेयर को देखेंगे। तो अगर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो है 10 क्वेश्चन आज का है और कल के जो है 5 क्वेश्चन हैं, तो उसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर को सॉल्व कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद हमारा ये चौथा क्वेश्चन, यहीं से शुरू कर देते हैं क्योंकि इसमें जो है हमने करंट अफेयर पढ़ा दिया था। इसका जो है हम ललन टॉप क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बिहू ढोल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य का है? तो यह असम का है। इसके बारे में अब देखते हैं, हमको जो है यहाँ से पढ़ना था। बिहू ढोल, जापी टोपी जो कि बांस की टोपी से मतलब बांस की टोपी होती है, और सार बथेरी यह धातु शिल्प है, और पेनी सिटी का क्राफ्ट, इन 4 चीज़ों को असम के प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया था। और अभी हाल ही में जो है असम के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो 19 प्रोडक्ट को दिया गया है, यानी कि यह कल दिया गया था। और परसों जो है बनारस के लाल पेड़े को, शहनाई को और ढोल को, इन 3 चीज़ों को जो है क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। और साजी क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग दिया गया था। ये कहाँ का है? मथुरा, उत्तर प्रदेश का है। असम का अगर बात करें पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम है कामरूप। असम में ही स्टेचू ऑफ बेलोर की मूर्ति स्थापित है, जो कि किससे संबंधित है? तो यह मूर्ति है लाचित बोरफुकन जी की, और ये जो है 125 फुट ऊंची है। और अगर बात करें कि लाचित बोरफुकन किस साम्राज्य से संबंधित है, तो अहोम साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे लाचित बोरफुकन जी, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह देहिंग पटकाई है, और यह किस राज्य में है? तो यह असम में है। अब हमको यहाँ से पढ़ना था, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? तो 36 है। छा से 36 बनाएंगे, याद हो जाएगा। हाल ही में चापचारकूट नृत्य त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो यह उड़ीसा का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? इसका मतलब है कि सामान को आने और ले जाने के लिए, यानी आयात और निर्यात करने के लिए भारत के किस बंदरगाह का अब 2023 और 24 में पहला स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारादीप बंदरगाह का पहला स्थान रहा है। अब देखते हैं कार्गो हैंडलिंग पोर्ट के मामले में अगर देखा जाए, तो पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, इसका पहला स्थान रहा है भारत से सामान को आयात करने में और निर्यात करने में। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ? मतलब कि सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात यहाँ से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है टैक्स बहुत कम है। तो सबसे पहले देखें तो अगर 22-23 में देखा जाए, तो दीनदयाल बंदरगाह को पंडित जो है दीनदयाल बंदरगाह जो कि कांदला गुजरात में है, यह पहले नंबर पर था। लेकिन जो है अब इसको पीछे छोड़कर कार्गो हैंडलिंग पोर्ट के मामले में पारादीप बंदरगाह पहले नंबर पर आ गया है। अभी जो है एक प्रश्न में पूछा जाता है कि बिजिंघम पोर्ट अभी हाल ही में किस राज्य में बना है? तो यह केरल में बना है। और इस बिजिंघम पोर्ट पर किस देश का पहला जहाज आया था? तो चीन का पहला जहाज आया था। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह स्थित था। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, और लोथल जो है कहाँ पे है? गुजरात में है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो टाइगर वुड्स को सम्मानित किया है। हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तमस सुलियोक बने हैं। और हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? कोलकाता में शुरू हुई है। और यह किस नदी पर बनी है? तो यह हुगली नदी पर बनी है। इसके बाद हमारा हो जाता है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यतिन भास्कर जी को मिला है। 6ठा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने वाला 5 सूत्री प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल के साथ। भारत और नेपाल इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव पारित हुए हैं। अगर बात करें कि संस्कृत के मामले में अगर देखा जाए, तो अष्टाध्यायी यह जो है पहली पुस्तक है संस्कृत की। ठीक है, तो अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। आपको याद रखना है, भारत और नेपाल के बीच कितने सूत्री प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया है? तो 5 सूत्री प्रस्ताव को पारित किया गया है। किसके लिए? तो संस्कृत और अनुसंधान
संस्कृति, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब देखते हैं कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं उल्लेखित हैं, लेकिन 3 और शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता दी जाएगी। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया। तो ये 6 संस्कृत भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिन्हें भी मान्यता दी गई है संविधान में। 3 और को जो है मान्यता देना है, जिसका नाम है प्राकृत, पाली और फारसी। तो जो है 6 से बढ़ के कितनी हो जाएंगी? तो 6 से बढ़ के भारत की शास्त्रीय भाषाएं 9 हो जाएंगी। अगर नवीनतम पूछे भारत की शास्त्रीय भाषा कौन बनने वाली है, तो फारसी है, जो कि 9वें क्रम की है। काला पानी और लिपु लेख विवाद जो है किस देश के बीच में है? तो काला पानी और लिपु लेख विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां देश कौन सा है? तो स्वीडन है। अगर 31वां देश पूछे तो आपका हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? या बीकानेर में हुआ है। हाल ही में सांसद खेलो महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को किया गया है। और इनकी फेमस पुस्तक कौन सी है? तो इनकी फेमस पुस्तक है डॉलर बहू। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करिए ये किसकी सासू माँ है? तो ये ऋषि सुनक की सासू माँ है, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। यू की हेड, अगर यूरोपियन यूनियन की पूछे हेड कौन है, तो उर्सुला वॉन डोर है। यूरोपियन यूनियन की हेड कौन है? तो उर्सुला वॉन डोर जी हैं। ये महिला हैं, याद रखेंगे। 7वां प्रश्न है, हाल ही में फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करी है? तो फ़ोनपे ने किस देश में अपने यूपीआई के साथ नियो पे टर्मिनल के साथ जो है सेवा भुगतान प्रारंभ करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई में। जैसे हमारे यहाँ पे जो है भुगतान करने के लिए कौन सा ऐप यूज किया जाता है? तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए फ़ोनपे यूपीआई के माध्यम से यूज किया जाता है। वैसे यूएई में जो है नियो पे टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। तो अभी जो है फ़ोनपे और नियो पे के साथ जो है ऑनलाइन भुगतान करने के लिए ये संबंध स्थापित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है, फ़ोनपे यूपीआई के माध्यम से किस देश के नियो पे टर्मिनल का उपयोग कर रहा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यूएई के। ठीक है। अगर बात करें यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। और यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? तो यह फ्रांस है। यूएई की राजधानी की बात करें तो आबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और COP 28 का आयोजन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यूएई में किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाप। बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया है। हाल ही में 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का खिताब किसे दिया गया है? तो यह ओपेनहाइमर को मिला है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया जी को चुना गया है। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? MIRV का मतलब होता है एक मिसाइल से जो है विभिन्न टारगेट को उड़ा देना। ठीक है। तो इसके प्रयोग से जो है MRI तकनीकी का प्रयोग करके भारत ने पहली बार किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 का किया है। 8वां प्रश्न है, अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RBI से। इसके बारे में देख लेते हैं। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अगर पूछे एक्ट कब आया था, तो RBI को पारित करने के लिए एक्ट आया था 1934 में। ठीक है, 1934 में आया था। और 1935 में जो है RBI की स्थापना होती है। किस आयोग की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी निर्माण करती है, जैसे कि कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं कि जो है अवैध जो है तरीके से लोन देने का वादा करती हैं और धोखाधड़ी करके ठग लेती हैं लोगों को। तो इसके लिए जो है RBI के द्वारा अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण क्यों किया गया है? क्योंकि मैंने बताया कि जो अवैध रूप से लोन देने वाली कंपनियां होती हैं उनको बैन करने के लिए। ठीक है। तो आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं
जिन पर जो है ये दावा किया जाता है कि आप यहाँ पे अपने सारे फॉर्म को और कुछ पैसे चार्जेस दे सकते हैं और आपको जो है कंपनी हमारी आपको लोन प्रोवाइड करा देगी। तो इस पर नज़र रखने के लिए आरबीआई के द्वारा डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का निर्माण किया गया है और जो ऐसे ऐप होते हैं उनको बैन कर दिया जाएगा जिसके माध्यम से ये लेन देन करते हैं, साइबर अपराध करते हैं। इन सभी को रोकने के लिए आरबीआई के द्वारा ये अहम कदम उठाया गया है। और इसके लिए अगर आप सभी को जो है जानना है कि कौन कौन सी कंपनियां जो है रजिस्टर्ड है, यानी कि कौन सी कंपनी हमें लोन दे सकती है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को आरबीआई के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटा, ठीक है, जिसका नाम है डिजिटा ऐप है। तो इस ऐप पे जो है जितने भी लोन दे सकती हैं कंपनियां, उन सभी को जो है यहाँ पे अगर रजिस्टर किया गया होगा तो आपको ये सभी कंपनियां लोन दे सकती हैं, क्योंकि उनको किसके द्वारा मान्यता मिली है, आरबीआई के द्वारा मान्यता मिली है। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है। अब देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो मॉरिशस का बनाया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कोचरब आश्रम है गुजरात, अहमदाबाद में। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो एकमात्र भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू है। इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मीराबाई चानू ये किस राज्य की हैं? तो ये मणिपुर की हैं। और ये किस कैटेगरी में भारोत्तोलन करती हैं? तो 49 kg में ये भारोत्तोलन करती हैं। ये जो है 33वां, अब की बार 2024 में 33वां ओलंपिक जो होगा वह पेरिस में होगा। इसके लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं, अगर बात करें कि मीराबाई चानू जी जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल जिताई थी। ओलंपिक में पहला पदक विजेता भारतीय कौन है? तो अगर पुरुष में बात करें तो केडी जाधव हैं। इनका खेल है कुश्ती और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। जबकि ओलंपिक में पहला महिला वर्ग में किसने मेडल जिताया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जिताया था। और किस खेल में? तो इनका खेल है भारोत्तोलन। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो यह मुंबई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संकलन ऐप लॉन्च किया है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो यह सेशल्स के साथ प्रारंभ करेगी। हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया है प्रसार भारती का अध्यक्ष। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, 3 अप्रैल का हाल ही में 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 का समग्र विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। अब देखते हैं 5वां राष्ट्रीय खो खो, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। इसमें अगर बात करें कि 5वां राष्ट्रीय खो खो खेल में पुरुष वर्ग में कौन जीता है? तो महाराष्ट्र जीता है। और किसको हराया है? तो भारतीय रेलवे को। जबकि अगर बात करें महिला वर्ग में कौन जीता है? तो ये भी महाराष्ट्र ने ही जीता है। और किसे हराया है? तो एयरपोर्ट को हरा दिया है। ठीक है, तो महिला और पुरुष में दोनों में महाराष्ट्र जीता है और हराया किसे है? पुरुष में भारतीय रेलवे को और महिला में जो है एयरपोर्ट को हरा दिया है। अगर बात करें कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो नौ ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टिना पिज़्ज़कोवा जीती हैं। और ये किस देश की है? तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। कहाँ की हैं? तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति जो है कैसा अभ्यास है? तो यह भारतीय तीनों सेनाओं का अभ्यास है। ठीक है, और ये कहाँ होगा? तो यह राजस्थान पोखरण में होगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने कल के क्वेश्चन को फाइनल कर लिया है। अब आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये दोनों PDF एक ही साथ मैंने बना के रखा है, जिसलिए आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब 4 अप्रैल के करंट अफेयर को सॉल्व कर लेते हैं। हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा है? तो भांग को जो है मनोरंजन के तौर पर लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश बन गया है जर्मनी। ठीक है, भांग का उपयोग करने वाला तीसरा देश कौन बना है? जर्मनी बना है। और किसके लिए? मनोरंजन के लिए बना है। और अगर बात करें, पहला देश माल्टा है और दूसरा देश है लग्जमबर्ग। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे ऊंचा पद होता है प्रधानमंत्री जी का, वैसे जर्मनी का चांसलर इनको कह सकते हैं। जर्मनी का PM कौन है? तो ओलाफ स्कॉल्ज है।
कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज हैं, जर्मनी के चांसलर, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अभी इसके बारे में भी हमने कल के करंट अफेयर को जो अभी रिवीजन किया उसमें भी पढ़ा था। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। और डिजिटल शेंगेन लागू करने वाला, यानी कि यूरोपीय संघ में जो भी 27 देश शामिल हैं उनमें से 25 देश जो है शेंगेन वीज़ा को अपना लिए हैं। ठीक है, तो एक देश से मान लीजिए ये यूरोपियन संगठन है, पूरा यूरोपियन संगठन है, इसमें कितने देश हैं? तो 25 देश हैं। वैसे मान्यता कितने लोगों को मिली है? 27 लोग जो है यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, लेकिन शेंगेन वीज़ा को अपनाने वाले 25 ही देश हैं। 2 देशों ने इस प्रकार की सुविधा नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे देश में सिक्योरिटी पर्पज़ से 2 लोग इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो 2 कंट्री इसमें शामिल नहीं हुई है। इसका मतलब है इसमें जो है अगर कोई शेंगेन वीज़ा लागू कर देता है तो एक देश से दूसरे देश में जो भी इस संगठन का सदस्य है उसमें आ जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 देश इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर बात करें डिजिटल शेंगेन वीज़ा किसने लागू किया है, तो फ्रांस ने लागू किया है। क्यों लागू किया है? क्योंकि आप सभी को पता है 33वां ओलंपिक जो है कहाँ पे होना है? पेरिस में होना है। तो ज़्यादातर दर्शक को या फिर ज़्यादातर कंट्रियों को अपने यहाँ पे आकर्षित करने के लिए, ताकि उनको आमदनी हो, तो इस प्रकार की डिजिटल शेंगेन वीज़ा किसने शुरू किया है? फ्रांस ने किया है। ये आपको याद रखना है। इटली की राजधानी का क्या नाम है? रोम है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन है। और डेनमार्क जो है किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। हाल ही में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो अब्दुल्लाही मायरूजी को चुना गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है, लेकिन अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो BR ललितांबिका जी को दिया गया है। 2 और लोगों को दिया गया था, लेकिन पहले दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था मोदी जी को, इसके बाद दिया गया था शशि थरूर को। ठीक है, जो कि कांग्रेस के नेता है, इनको दिया गया था। तो मोदी जी, शशि थरूर, इसके बाद BR ललितांबिका जी को फ्रांस का सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो यह नागालैंड में होता है। और यह 10 दिन तक लगातार चलने वाला फेस्टिवल है। और यह कब से शुरू होता है? तो 1 दिसंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलने वाला फेस्टिवल है। हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दक्षिण कोरिया ने बनाया है। इसके बारे में अध्ययन करते हैं अच्छी तरह से। तो साउथ कोरिया में अभी एक कृत्रिम सूर्य बनाया गया है जिसका नाम है K-स्टार। ठीक है, तो क्या नाम है? कृत्रिम सूर्य का नाम है K-स्टार। के से हो जाएगा आपका कोरिया। कोरिया में कौन कार्य कर रहा है? तो साउथ कोरिया, से आप याद कर लेंगे। ठीक है, अभी जो है कृत्रिम सूर्य बनाया गया है। और ये जो है 47 सेकेंड तक जो है 48 सेकेंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को जो है सहन करने की क्षमता इसमें मतलब जो है बना दी गई है। कि ये जो है ये के स्टार बनाया गया है, ये 48 सेकंड तक जो है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, और ऐसा सूर्य क्यों बनाया गया है? क्योंकि आप सभी को पता है नाभिकीय संलयन करने के लिए आप सभी को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है K-स्टार जो है बनाया गया है किसके द्वारा? तो साउथ कोरिया के द्वारा बनाया गया है। और 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान यह सूर्य सह सकता है, इतनी गर्मी को यह बर्दाश्त कर सकता है। और 48 सेकंड तक इसने सहन किया। ठीक, और अगर बात करें नाभिकीय संलयन जो है क्या है? तो यह सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य पर जो प्राकृतिक सूर्य है इसके ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि नाभिकीय विखंडन जो है, जो परमाणु बम कार्य करता है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। और परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है? ओपेनहाइमर है। अभी ओपेनहाइमर फिल्म को जो है 96वें क्रम का ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परमाणु भट्टी को पहली बार किसने बनाया था? और यह भी नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है परमाणु भट्टी। और परमाणु भट्टी को किसने बनाया है? तो फर्मी ने बनाया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने किया है। और तेज चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो भारत ने किया है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? ता लास्ट में जा रहा है और ता स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो तेज और ता, ठीक, तो ऐसे आप मैच करेंगे, याद हो जाएगा। हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू जी बनी है। और अभी इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और 2024 में कितने लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 26 लोगों को। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अफसर कौन है? तो प्रेरणा देवस्थली जी हैं। अभी 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 82वीं से भारतीय सड़क कांग्रेस प्रारंभ हुई है गांधीनगर, गुजरात में।
तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 7.4 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो अभी हाल ही में जो है 7.4 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। सबसे पहले आया था ताइवान में, और इसके बाद जो है धीरे धीरे कुछ प्रभाव जो है इसमें जापान में भी पड़ा था। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे जो है अभी सुनामी को मतलब चेतावनी, सुनामी आने की चेतावनी जारी कर दी गई है ताइवान और जापान में। अब देख लेते हैं ताइवान जो है ये किस द्वीप पर स्थित है। तो यह फार्मोसा द्वीप पर स्थित है और इसकी राजधानी क्या है, ताइपे। ताइवान की राजधानी है ताइपे, और यहीं पे जो है मूल रूप से भूकंप कहाँ से उद्भव हुआ था। तो यह जो है भूकंप आया था ताइवान में। ठीक है, तो जहाँ से भूकंप उद्गार होता है, मतलब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस निचली वाली स्थान से, उसे मूल केंद्र कहा जाता है। मान लीजिए ये भूकंप है और यहाँ से भूकंप निकल रहा है, तो जहाँ से निकलता है भूकंप, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, उसे मूल केंद्र कहा जाता है। और फिर जिस जगह पे ये ऊपर आता है वह ताइवान का कौन सा शहर है, तो हुलियान सिटी पर इसका सबसे ज़्यादा तीव्रता था। और यहाँ पे कितनी तीव्रता थी, तो 7.4 तीव्रता थी। फिर इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे जो है और दिशा में जब जाने लगा तो जापान पर इसने अपना प्रभाव डाला है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ताइवान और जापान में जो है चेतावनी जारी कर दी गई, किसकी, सुनामी की। क्योंकि जब आपका भूकंप आता है तो उसके कुछ देर बाद जो है भूकंप आने की भी संभावनाएं, सुनामी आने की संभावनाएं अधिकतर बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है ताइवान और जापान में जो है कितनी तीव्रता का भूकंप आया है, तो 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके बारे में देख लेते हैं। मैंने बताया कि जो है भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो यह भूकंप मूल से होती है। ये एक मान लीजिए ये पूरी अर्थ है, या जहाँ से यह निकलता है भूकंप, जहाँ से शुरुआत होता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और मान लीजिए कि इस स्थान पे सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले पहुँचता है, तो इस स्थान को क्या कहते हैं, मूल केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो मूल केंद्र इसका कहाँ था, तो हुलियन सिटी में था, तो जो कि वियतनाम में था। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव जापान की तरफ भी बढ़ा था, और फिर इसके बाद दोनों देशों ने अपने यहाँ पे सुनामी के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अगर बात करें पहली बार जहाँ महसूस होता है उसे मूल केंद्र, या जो है क्या कहते हैं, उसे एपिसेंटर भी कहते हैं, अंग्रेजी में एपिसेंटर भी कहते हैं। अब जापान की बात करते हैं। तो जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं, जिसका नाम है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। तो ये 4 प्रमुख द्वीप है। और जापान के जो है राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु पर है। और जापान की मुद्रा का नाम है येन। और जापान के पीएम कौन है, फूमियो किशिदा हैं। और जापान की संसद का क्या नाम है, डाइट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है, तो रिच को किया है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है, तो अंडर-17 में जर्मनी है। अगर पुरुष की बात करें तो, लेकिन जो है जो अंडर-7 नहीं है, तो अंडर-7 में जर्मनी है। लेकिन अगर बात करें फीफा विश्व कप 2023 कौन जीता है, पुरुष वर्ग में तो अर्जेंटीना, और महिला वर्ग में स्पेन जीता है। ये भी आपको याद रखना है। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट किसे मिला है, का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शीतल देवी को दिया गया है। और अभिनय अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिव्यांग श्रेणी के लिए इलेक्शन आइकन किसे घोषित किया है, तो शीतल देवी जी को किया है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कितने मिनट की, 23 मिनट की वीडियो हो गई है। अब हम जो है ये सेकंड पार्ट इसका शाम को अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।